सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मुल्क में जो माशी सूरत हाल है हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ संगीन होती जा रही है। एक तरफ IMF से मुआहदा 30 जून को ख़त्म हो रहा है और वहीं हुकूमत जुलाई में एक और मुआहदे के तहत मज़ीद कर्ज लेने की तैयारी भी कर रही है। अच्छा, दूसरी जानिब पाकिस्तान को बरामदात और तरसीलात में कमी की वजह से माली साल 2023 के इब्तदाई 11 महीने के दौरान 7 अरब 15 करोड़ डॉलर के नुकसान का सामना करना पड़ा है। जहाँ मुल्की मईशत को ठेस पहुँच रही है, वहीं पर PDM में मौजूद जो सबसे बड़ी दो जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, दूरियां इसमें पैदा हो गई हैं। इख्तिलाफात की जो हवा है वो चली उस वक्त जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल ज़रदारी साहब ने बजट बहस में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया और बिलावल साहब ने कहा कि मैं इस अमूमी बजट में हिस्सा नहीं लूँगा। अच्छा, यही नहीं बल्कि बिलावल भुट्टो साहब ने 17 जून को सवात में जलसे से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म साहब को वार्निंग देते हुए कहा था कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पैसा नहीं मिला तो पीपल्स पार्टी बजट मंजूर नहीं होने देगी। और बिलावल साहब की वार्निंग के बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 25 अरब रुपये जारी करने की मंजूरी दे दी। अच्छा, PP और नून लीग में जो इख्तिलाफात हैं वो उस वक्त भी सामने आए जब पीपल्स पार्टी ने ज़का अशरफ को चेयरमैन PCB बनाने पर जोर दिया और इस इख्तिलाफ का नतीजा चेयरमैन PCB और नून लीग के नामजद करदा चेयरमैन नजम सेठी के इस्तीफे की सूरत में सामने आया। इस्लामाबाद में होने वाले जनरल वर्कर्स इजलास में नून लीग अपने अंदर हम कह सकते हैं कि जो इख्तिलाफात हैं उसका शिकार इस वक्त भी नज़र आई जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल ने इजलास में शिरकत नहीं की और इजलास से खिताब में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा कि जो लोग पार्टी के अंदर रहकर इसहाक डार की टांगें खींचने के लिए पार्टी के अंदर की बातें कर रहे हैं उनको पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। अब ये खबरें आ रही हैं कि बड़े मियाँ साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को लंदन में बुलाया। अब देखना है कि लंदन में क्या फ़ैसले होते हैं। इन सब पे बात करने के लिए अज़ीज़ मेहमान मौजूद हैं। जमीयत उलमा इस्लाम से मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहबा, बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त देने के लिए। और साबिक अटॉर्नी जनरल पंजाब माहिर कानून अहमद ओवैस साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं आप सबकी इजाज़त से शैला रज़ा साहब से शुरू करना चाहूँगी। शैला साहबा, पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो इख्तिलाफात हैं, पहले खबर आती थी तो लेकिन डिनाई कर दिया जाता था कि ऐसी कोई बात नहीं है, शायद कोई रूमर्स हैं या ऐसी बस इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन अब तो इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। तो ये जो इख्तिलाफात की बुनियादी वजूहात हैं, अगर मैं सीधा जानना चाहूँ तो क्या वजूहात थी जो इख्तिलाफात अब शिद्दत इख्तियार करना शुरू हो गए हैं? अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जी पोजीशन में भी थे और नून लीग की फेडरल में गवर्नमेंट थी तो उनसे भी और बाद में PTI से हमारा ये सब उनसे भी और बाद में PTI से भी हमारा ये सबसे बड़ा शिकवा था कि एक तो जो ड्यू शेयर्स हैं वो आप जो रखते हैं उसमें हमें 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे मसाइल हैं। सर्विसेज पे टैक्स हम खुद कलेक्ट करते हैं, गुड्स पे अभी तक हम खुद नहीं कर रख सके क्योंकि पूरे डिवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं हुआ। लेकिन जो हमें सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि 2016 में नून लीग को जो है वो NFC करना था, नून लीग ने नहीं किया, PTI ने नहीं किया। और जो ड्यू शेयर होता है हमारा वो हमें 4 क्वार्टर मिलते हैं। चारों क्वार्टर में अगर आपको जो एलोकेटेड अमाउंट है उससे अगर कम मिले तो फिर सूबे सफ़र करते हैं और फिर उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट सफ़र करते हैं क्योंकि आपको जब आप हुकूमत होते हैं तो जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके हिसाब में सब में छोटी छोटी रकम रखनी होती है या बड़ी बड़ी, उसके हिसाब से सारे प्रोजेक्ट चलते हैं। जब आपको एकदम से पता चलता है कि जी मिसाल के तौर पे आपको इस क्वार्टर में 100 रुपये मिलने थे और 80 रुपये मिले हैं, आप समझते हैं कि जी दूसरे क्वार्टर में 120 मिल जाएंगे, लेकिन उसमें आपको 70 मिलते हैं और फिर फाइनल होते होते आपको एक शॉर्ट फॉल हो जाता है। तो ये मुसलसल हमें शिकायत दोनों गवर्नमेंट से रही। अब क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सूरत हाल है, क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर सिंध में हुआ और हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा मसले थे, तो एक तो वो भी और
उस पे बात हुई, और वो हमारा ज़ाती मसला तो नहीं था। एक पार्टी जब किसी जगह हुकूमत में है तो अपनी ज़ाती बात पे तो ऊपर लेवल पे दो पार्टीज़ में बात हो सकती है या किसी छोटे मसले पे, लेकिन ये डायरेक्ट आवाम से रिलेटेड मसला है तो यकीनन इस पे जो है पार्टी चेयरमैन ने आवाज़ बुलंद की। लेकिन अगर आप दूसरा मरहला देखें तो उसमें जो K4 का मंसूबा है, ये पुराना मंसूबा है और इसमें 50% फेडरल को देना और 50% जो है वो प्रोविंस को देना। तो इन्होंने जब इनके दौरे हुकूमत थी, हम मिलियन में रखते थे, ये बिलियन, हम बिलियन में रखते थे, ये मिलियन में रखते थे। जहाँ तक पीटीआई की बात है वो तो सुभान अल्लाह थे, उन्होंने कहा कि हम इसको मानते ही नहीं, हम रखेंगे ही नहीं। उनके जो फेडरल के प्रोजेक्ट थे जो वो सिर्फ फेडरल को चलाने होते हैं प्रोविंस में, वो उन्होंने बंद कर दिए थे और अपने लोगों को 15-15 करोड़ रुपए दिए थे। उनके जो फेडरल और प्रोविंस के मिलके जो प्रोजेक्ट थे उन्होंने इनकार कर दिया था। तो अब ये जो K4 वाला है, इस पे ज़बानी जो वादा किया था वो 17.5 बिलियन का किया था, लेकिन जब किताब आई तो उसमें 15 बिलियन है। तो इसको फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो CM सिंध ने कहा था। तो अब क्योंकि बहरहाल मामला बेहतर होने जा रहा है, आज CM साहब ने जो है वो सिंध के बजट को कल पे रखा है और आज वो इस्लामाबाद में जो हमारी इत्तला है और उस पर दोबारा बातचीत हो रही है कि जो वादे जिस तरह से किए गए हैं इस तरह से होना है। एक तो ये बात है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, बाकी बात 25 अरब की सुबह अखबार में छप गई है और दूसरे छोटे छोटे जो है वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक ज़का अशरफ की बात है, मैं समझती हूँ यानी मामला तक कह रही कि हल की तरफ जाएंगे, आपकी बातों से मुझे समझ आ रही है। डिस्कस किया, अदरवाइज अपर लेवल पे देखें मसलों को हर हाल में हल की तरफ जाना है, क्योंकि दोनों पार्टीज़ के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ हुआ है। ये जो आवाज़ें हैं अपने हक़ के लिए ये मुख्तलिफ फ्लोर पर बुलंद होती रहेंगी और होना भी चाहिए, क्योंकि ये आवाम के लिए बुलंद हो रही हैं। बाकी जो है ये बात डिसाइड की गई थी कि पार्टीज़ के दरमियान कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, किसी के लीडर पे बात नहीं की जाएगी, ख़वातीन पे बात नहीं की जाएगी, किसी लीडर की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की जाएगी और जमहूरियत को कमज़ोर नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया काफ़ी डिटेल में। अच्छा मुफ्ती किफ़ायत साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब शैला रज़ा साहिबा को भी सुन रहे थे, अब जिस तरह वो तो बड़ी कॉन्फिडेंट हैं, वो कह रही कि जी मामला हल की तरफ जाएंगे और ये इख्तिलाफ़ात जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। तो आपकी जो पार्टी है, आप लोगों का क्या किरदार है? क्योंकि PDM अब आप तोड़ने पर तो राज़ी नहीं होंगे, आपका इसमें क्या किरदार होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब देखिए ना, ये जिम्मेदार लोग हैं, बहुत सीरियस किस्म के लोग हैं। जब इन्हें पिछले साल हुकूमत मिली तो वो हुकूमत जिस तरह मिली उसको तो आपको अंदाज़ा है, उस पर बात करना ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा। लेकिन लोग ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि आप में लड़ झगड़ कर ये साल नहीं पूरा करेंगे। तो आपने देखा कि हमने बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया है और हुकूमत मुश्किल हालात के अंदर उसको चलाया है। तो तमाम पार्टियों ने अपने हुजूम के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। मैं अब भी ये समझता हूँ कि अभी जो हालात आते हैं मुस्तक़बिल तो में पूरा हो गया, ये बात तो सही है। ये वो अभी अब देखें ना, अभी टेकर निगरान हुकूमत को आना है और अब तो बिल्कुल आखिर आ गए हैं, तो इसमें तो इत्मीनान है कि हुकूमत नहीं टूटेगी। आगे भी मेरा ये ख्याल है कि ये ज़िम्मेदार लोग हैं, या नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब या मौलाना फजल रहमान साहब, ये अपने वोटर को नहीं महफूज करेंगे, उसको आप आपस में इख्तिलाफात के लिए वोटर को नहीं छोड़ें। एक और बात है कि जब इमरान खान ताकत के अंदर था तो ये तो लोग जुड़े हुए थे, एक फितरी सी बात है। अब इमरान खान माइनस हो गई या PTI माइनस हो गई, तो केयर टेकर के दरमियान भी आपने देख लिया। अब ये लड़ेंगे तो किससे लड़ेंगे? तो फिर आपस में लड़ना पड़ेगा। आपस में लड़ने का माना ये कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और जहाँ ज़रूरत हुई तो एक दूसरे से मुफाहमत भी करेंगे, क्योंकि अब माहौल 9 मई के बाद बिल्कुल तब्दील हो गया। अब ये जो आवाज़ें आ रही हैं तो उस फितरी अमल की वजह से आ रही हैं। अगर वो होते, अपनी पोजीशन के अंदर होते, तो ये आवाज़ें न होती। एक बात और ही बताना चाहता हूँ कि इख्तिलाफ वो होता है जो जिससे फिर आदमी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ जाता है। ये इख्तिलाफ नहीं है,
इसकी पहला मरहला होता है शिकवा शिकायत, दूसरा मरहला में होता है शकरंजी, और तीसरे मरहले के अंदर फिर मीठे मीठे इख्तलाफात आ जाते हैं, और फिर फीके और शिद्दत वाले इख्तलाफात तो चौथे पांचों आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इतनी ज़ाहिर है हर एक पार्टी का अलग झंडा और एजेंडा है, इत्तेहाद है हमारा, एक जुमात तो है नहीं, तो इतनी बातें तो होनी चाहिए। ये हमारी ज़िंदगी का एहसास बताती है कि हम जिंदा लोग हैं। इतनी बातों का होना मैं उसको नुकसानदेह नहीं समझता। ठीक है, ठीक है। अच्छा अहमद ओवैस साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने दोनों मेहमानों को सुना। आईनी तौर पर ये गुंजाइश है जी हुकूमत के पास कि 1 महीना पहले असम्बलियाँ जो तहलील हो सकती हैं, वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील हो सकती हैं, और उसमें आपको 1 महीने का इजाफी वक्त भी मिल जाता है। फिर केयर टेकर सेटअप जो होगा 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाएगा। लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं अहमद ओवैस साहब, क्या हम इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, या इस ऑप्शन को अवेल किया जा सकता है, या इसके मुतहम्मिल हो सकता है मुल्क? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, और जो हालात जिस किस्म के पाकिस्तान में इस वक्त हो चुके हैं, बिलखसूस यहाँ पे पंजाब में और दूसरे KPK के अंदर जो अब बात दोबारा से इलेक्शन की बात चल रही है, इस वजह से कि PTI को वर्चुअली एक दफ़ा जो है उसको बड़ा अंडर स्ट्रॉन्ग बूट उसको जो है उसकी उखाड़ पछाड़ हुई है, और अब पार्टी इस वक्त डिसएरेड पोजीशन में है। तो ऐसी सूरत में अब PDM की लीडरशिप ये चाहेगी कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन करवा लिया जाए, ताकि मौका ना मिले इमरान खान को, चेयरमैन PTI को, कि वो किस तरीके से इसमें कोई रोल प्ले कर सके। और दूसरी बात यह है कि अभी इनकी कोशिश ये होगी, जो ऐसा महसूस होता है कि ये चेयरमैन को किसी न किसी केस में जो है वो गिरफ्तार किया जाए, और जब वो बिल्कुल इस काबिल ना हो तो उस वक्त इलेक्शन करवाए जाएं। ये ऐसे मालूम होता है। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि हालात जो हैं, जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन का फैसला रिजर्व कर लिया, मेरा ख्याल में 1-2 रोज़ के अंदर, इसी ईद से पहले ये फैसला आ जाएगा, और उसके बाद डायरेक्ट जो है वो इलेक्शन पिटीशन के ऊपर बात पड़ेगी, और फिर इलेक्शन की डेट वगैरह का सिलसिला वन कैन एक्सपेक्ट कि ये ईद के फौरन बाद ये डेट अनाउंस हो जाएगी। तो लगता है ऐसा है, तो जो हालात है उसके पेश नज़र। तो ऐसी सूरत में मुझे ये लगता है कि ये जब डेट अनाउंस होगी तो फिर डायनेमिक्स भी बदल जाएंगे। जो इस वक्त प्रेशर के तहत जो एक खौफ क्रिएट हुआ हुआ है ऑल अराउंड, ये कम होना शुरू हो जाएगा, और जब ये कम होगा तो फिर दोबारा से पॉलिटिकल एक्टिविटी का दौर शुरू होगा, जिसको रोकना मुश्किल हो जाएगा जब इलेक्शन अनाउंस हो गया अगर, क्योंकि फिर हर पार्टी को ये हक देना पड़ेगा, और जब तक कोई पार्टी जो है वो उसको आप बैन नहीं करते हैं तो उसको आप रोक भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए बहुत डिफरेंट सिचुएशन जो है वन कैन फोरसी के आने दिनों में आने वाली। ठीक है, शैला साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। शैला साहब, ये तमाम जो पार्टियां बड़ी मुतहरिक हैं, ज़ाहिर बात है अब इलेक्शन में जाना तो है। पंजाब में हम देख रहे हैं कि जरदारी साहब भी बड़े एक्टिव रहे, और बाकी भी जो पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग काफ हम देख रहे हैं, नून लीग बहरहाल आप अग्री करें डिसएग्री करें, लेकिन नून लीग का गढ़ रहा है पंजाब, और किसी हद तक अभी भी पंजाब में नून लीग का वोट बैंक है। कल मुस्लिम लीग काफ से आशा गुल अली साहिबा मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारा जो सीट एडजस्टमेंट है वो नून लीग के साथ हो सकता है, क्योंकि उनका वोट बैंक बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये आगे जो सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं, कोई किसी के साथ इत्तेहाद करेगा, और ये चीज़ समझ आ रही है कि सादा अक्सरियत किसी पार्टी को नहीं मिलेगी, तो पीपल्स पार्टी किसके साथ इत्तेहाद करेगी आगे जाके? अच्छा देखिए, ये काफ़ी बड़ी बात है जिसके फैसला बड़े को करना है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी शायद ही सीट एडजस्टमेंट करे, और पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पे लड़ेगी, और फिर उसके बाद वर्किंग रिलेशनशिप करेगी। और देखिए, इसमें तो शक नहीं है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं बनी, और हमारे कारकुनान जो थे उन्होंने बहुत सख्त हालात देखे, और वो अपने मुकदमे ही निपटाते रहे और फिर घर बैठ गए। लेकिन अब वक्त
बदल चुका है, सियासत आगे आ गई है। हम एक कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पार्टी को आगे लेके चलें, और ख़ास तौर पर जो बाई इलेक्शन हुए थे लाहौर में NA 133 के, उसके बाद से पंजाब में एक नई रो आई, और फिर मुल्तान में जब हमने शाह महमूद कुरैशी को हराया और उससे बहुत लोगों का मोराल बुलंद हुआ है, और एक दफ़ा फिर लोग जो हैं वो नाम लेते हैं, वरना तो हमारे लोगों का सिर्फ एक काम था कि जिस पे जो 50 से शुरू होती थी गिनती और 150 तक जाती थी कि इन मुकदमों की वो ज़मानतें ही कराते रहें, और फिर वो बैठ गए। जब फेडरल में भी हमारी गवर्नमेंट बनी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद, तो उस वक्त भी हमारी गवर्नमेंट पंजाब में नहीं बनी थी। तो एक सूरत हाल जो थी वो ये थी कि जो हमारे मिनिस्टर भी थे फेडरल के, वो डिलीवर नहीं कर सकते थे, क्योंकि हर वज़ीर आज़म का दिल इतना बड़ा नहीं होता, कोई इतना फराग दिल नहीं होता जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी थे, जो हर मेंबर को डेवलपमेंट बजट देते थे कि नहीं उसके अवाम को सहूलतें जानी चाहिए। तो हमारे जो मिनिस्टर्स थे उनको ADP भी इस तरह नहीं मिलती थी। तो लेकिन ये बातें लोगों को बहुत कम समझ आती हैं। लोग ये समझते हैं कि उनके इलाके से मेंबर जीत गया तो अब गटर के ढकने से लेके कानून साजी तक सिर्फ उसी का ही काम है, और पॉलिटिकल एक मैच्योरिटी जो है वो अभी पाकिस्तान में उसकी बहुत कमी है। और हम इलेक्शन भी लड़ने जाएं तो जब हम अपनी कैंपेन के लिए जाते हैं तो लोग कहते हैं देखें जी गटर का ढकना खुला हुआ है, गली खुदी हुई है और सड़क नहीं बनी हुई। फिर उनको बताया जाता है कि ये काम लोकल गवर्नमेंट के हैं, लेकिन उनको बहुत देर से समझ आता है। लास्ट टाइम मुझे अचानक ही कहा कि आप इलेक्शन लड़ें, तो मुझे लग रहा था कि मैं कोई लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ, इतनी शिकायत थी। तो एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मामला है। ठीक है, ठीक है। अच्छा मुफ्ती किफ़ायत साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो इख्तलाफात आ रहे हैं हम देख रहे हैं नून लीग में, पीपल्स पार्टी में, तो इनको ख़त्म करने के लिए मीडिएटर का किरदार अदा। सलाम भी करना चाहती हूँ, बड़े अरसे बाद सब बैठे थे। जी 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 ठीक है मुफ्ती साहब। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो मीडिएटर का किरदार है मौलाना साहब, वो अदा करेंगे मौलाना साहब? और बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि मौलाना साहब उस तरह मुतहरिक नहीं है जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो होंगे, क्योंकि इत्तेहाद जो PTM इत्तेहाद है ये तो बहरहाल मौलाना साहब ने बनाया था, और ये जो क्या गवर्नर KPK हैं वो इन दोनों जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से शदीद नाराज़ हैं? नहीं, ऐसा है कि उस हद तक तो बात नहीं गई ना। देखें उनका जवाब से पहले शैला साहब आपको सलाम भी करी थी, उसका भी जवाब दे सकते हैं। जी वालेकुम सलाम शैला साहबा, माशाल्लाह मैं तो उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर भी हूँ। ये बहुत ज़्यादा बहादुर बहन है हमारी माशाल्लाह, और पीपल्स पार्टी में उनका बहुत बड़ा किरदार है। और मेरे बारे में जिन्होंने अच्छी राय रखी उसका भी शुक्रिया। मैं तो जबर का शिकार रहता हूँ, तो अक्सर जेल में होता हूँ, इसलिए उन्होंने कहा कि बहुत अरसे के बाद। जज़ाकुमुल्लाह जी शैला साहबा, जज़ाकुमुल्लाह। ना अर्ज कर रहा था कि मौलाना साहब दरमियान में जरूर आ जाते हैं, लेकिन अभी उसका मौका नहीं आया ना। देखें उन्होंने मुतालबा किया कि सैलाब वालों को आप पैसा दो, तो ये अच्छा मुतालबा था। उन्होंने 25 अरब रुपए रिलीज कर दिए, और उन्होंने कहा कि आप NFC तो एक सीरियस मौजू है ना। अगर परवेज़ मुशर्रफ NSC पे कदम नहीं उठाता तो उसे कोई मजबूरी होगी, वो डिक्टेटर था। हम लोगों को तो NFC के बारे में खुला दिल रखना चाहिए। चाहे रिवेन्यू आ रहा है, गुर्बत भी है, बहुत बाज़ सूबों के अंदर बहुत ज़्यादा वो फासले भी हैं, इलाके भी हैं, देहात भी है। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर रेवेन्यू का फैसला वो NFC का होना चाहिए था। अगर उन्होंने वो मुतालबा किया वो भी ठीक था। और क्रिकेट बोर्ड का वो जो चेयरमैन है वो नजम सिटी नहीं होगा तो कौन सा आसमान गिर जाएगा, और ज़का अशरफ होगा तो, यानी ये ऐसी बातें नहीं है कि जिस पर हम इतने आगे जाएं कि आप समझेंगे इख्तलाफ। देखें एक और बात भी आपको बताऊँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कोई बात नहीं आई, बात आती है तो फिर ऐसी बातों से नाराजगियां हो क्यों जाती है ना मुफ्ती साहब? आपने खुद ही वो एक सवाल उठा दिया जो मैं उठाना चाह रही थी। नहीं, मैं अर्ज तो सुना, अभी जरदारी साहब से आपने नहीं सुना होगा। जी जी। अब आप बात सुनती हैं तो किसकी बात सुनती हैं? आप कहते हैं बिलावल साहब ने ये कहा और अहसन इकबाल ने ये कहा। इसका माना है कि जो टॉप लीडरशिप है वो अभी इसके अंदर नहीं पड़ी, न तबसरा कर दी है। तो अभी इस माहौल तक बात नहीं गई कि वहाँ से वापस ना आए और मौलाना साहब उसके अंदर कोई किरदार अदा करें। अगर खुदा ना खास्ता, मैं तो नहीं समझता, मैं तो शिकवे शिकायत है
इसके बाद इख्तिलाफात बाद में होंगे, उसका मौका ही नहीं आएगा। और अगर हुआ तो हम तो हमेशा के लिए मसलहत पसंद हैं और दो लोगों को जोड़ते हैं। हमारे पास वो है सुई है, हमारे पास कैंची नहीं, हम काटते नहीं हैं। तो हमारा किरदार तो आपने देखा है मौलाना फजल रहमान साहब का, इंशाल्लाह फिर हम अपने किरदार से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, फिर आप किरदार से पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, अगर ब्रेक में टाइम ठीक है, मुझे ब्रेक का अगर अहमद वैसा मैं आपकी तरफ आऊँगी, मौजूद है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शैला रज़ा साहिबा, मुफ्ती किफ़ायत साहब और अहमद ओवैस साहब मेरे साथ मौजूद है। तीनों मेहमानों का फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अहमद ओवैस साहब, मुझे आपकी तरफ आना था, ब्रेक आ गई। तो अहमद साहब, ये जो पीटीआई के वो रहनुमा जो अभी तक मुकदमात का सामना कर रहे हैं, मुख्तलिफ मुकदमात का सामना कर रहे हैं, तो क्या ये जो सिलसिला है ये इलेक्शन तक चलता रहेगा? मुझे लगता तो ऐसा ही है कि ये सिलसिला खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। अगर देखो इसका रिजल्ट भी नहीं निकलेगा, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल जितने भी केसेस हैं, जब तक इनका क्रिमिनल ट्रायल नहीं होता तो केस खत्म नहीं हो सकता। और ट्रायल जो है वो एक दिन का, ये एक हफ्ते का अफेयर नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। एविडेंस आती है, उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। एक आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये ट्रायल जो है वो फेयर ट्रायल कहते हैं इसको, विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, तो ये सिलसिला तो चलेगा इसी तरह से। वो जैसे कहते हैं ना कि है मश्क सुखन जारी, चक्की की मुशक्कत भी, तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। तो वो ये मामला तो चलेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो ही इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी ना, तो हालात में एक तब्दीली आएगी, और वो देखना होगा कि वो तब्दीली जो है वो किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज उसको कैसे एक्सेप्ट करती हैं और कैसे उसको टेक अप करती हैं। अच्छा, एक और सवाल मेरे ज़हन में, अहमद साहब, ये सवाल पे मैं शैला साहिबा की तरफ भी लेकर जाऊंगी। कल असद उमर साहब ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और बड़ी डिस्कशन हुई, सोशल मीडिया पर उनको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा, और मैं इस चीज़ के बड़े खिलाफ हूँ। सोशल मीडिया पर किसी के भी पीछे पड़ जाते हैं, किसी को भी तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया जाता है। हर बंदे की अपनी एक राय है और इख्तिलाफ राय का हक किसी को भी दिया जा सकता है। अगर कोई इख्तिलाफ राय करता है या जो कहते हैं कि गलतियां हो गई, उनको सुधारा जाए, तो उसी को लथारना शुरू कर दिया जाता है। अब सब असद उमर साहब के पीछे पड़ गए। नहीं, वो दुरुस्त है आपकी ये बात तो गलत है। लेकिन मैं आपको वैसे बताऊं कि असद उमर से कोई ये भी पूछे कि आप जितना अरसा पीटीआई में रहे और इमरान खान के चेयरमैन के बिल्कुल करीब रहे, उस कुर्बत के बावजूद आपने ये तमाम इख्तलाफात जो हैं वो वहाँ तो आपने जिक्र नहीं किया। कई दफ़ा मुझसे भी डिस्कशन करने के हुई उनसे और बातचीत हुई, और मैंने बड़ा खास तौर पर उनसे कहा कि भाई ये बात आपने इसके ऊपर क्यों इख्तिलाफ नहीं, तो हो सकता है किया हो पहले भी आपको, और ये उस वक्त खामोश थे, कहना कि जी उनके चेयरमैन के सामने तो बोला नहीं जा सकता, जी क्या बात, ये इस किस्म की बात करते थे। ये बात आपने बात की ना, ये कहा जाता है ना, ये तो अब सब बैठ के टीवी पे बताते हैं, ऑन रिकॉर्ड बताते हैं कि कोई इख्तिलाफ कर ही नहीं सकता था ना। और यही सवाल है कि जमहूरी पार्टियों में इख्तिलाफ कोई क्यों ना कर सके। लेकिन ये ऐसी बात थी नहीं। वैसे बहुत सारी बातों में जो मेरे सामने बात कई दफा ऐसा कोई बात हुई है। अच्छा, मेरे प्रोग्राम में जो आया है, ये चौधरी सरवर साहब उस दिन आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैंने कहा आपके इख्तिलाफात कब शुरू हुए थे पीटीआई से, उन्होंने कहा कि वो बात ही नहीं सुनते थे। मतलब वहाँ पे और उनके जितने भी सीनियर लोग हैं जो छोड़ रहे हैं वो यही बात करते, बात ही नहीं सुनते थे वो। चलें, खैर इस पे शैला साहिबा का भी कमेंट है। शैला साहिबा, जी 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 जी, चलिए आपका पॉइंट भी आ गया अहमद साहब। अब शैला साहिबा, मैं आपकी तरफ यही सवाल लेकर आ रही हूँ, जमहूरी पार्टियों में ये रवैया तो नहीं होना चाहिए कि कोई इख्तिलाफ कर ही नहीं सकता। आई एम श्योर कि आपकी पार्टी में ऐसा नहीं होता होगा, आप डिसएग्री कर सकते हैं, आपको इतना हक मिलता होगा। सीसी भी है और फेडरल भी कमेटी है। इसके अलावा हमारी पार्टी का एक और तरीक़ा है कि अगर मुझे चेयरमैन साहब से कोई बात करनी है तो मैं उन्हें मैसेज कर देती हूँ डायरेक्ट, और अगर मुझे अपने सीएम साहब से भी कोई बात करनी है तो मैं ये नहीं इंतज़ार करूँगी कि कोई मीटिंग हो, मैं टाइम लूँ, मैं फ़ौरन उन्हें मैसेज कर देती हूँ। इवन ये कि मैं ज़रदारी साहब को भी हम लोग मैसेज कर देते हैं, और हमें बहुत क्योंकि मुझे बोलना भी होता है और आपको फौरन मैसेज का जवाब भी मिल जाता है और आपको इंतजार नहीं करना पड़ता। ज़्यादा गाइडेंस की भी कहीं ना कहीं आप ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ठीक
हाँ, तो हर पार्टी का अपना तरीक़ाकार होता है। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ मैच्योर होती हैं उसी हिसाब से उसमें होता है। मैं वैसे तो मैंने सलाम ओवैस साहब को भी किया था, मेरा एक तरीक़ाकार है, पार्टिसिपेंट्स को सलाम करती हूँ। वो बस मैं क्योंकि मिल नहीं रहा था हैंड फ्री वगैरह फुअड़पन में, तो वो बहरहाल मैं एक बात कहना चाह रही थी। इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम चाहेंगे कि इकनॉमिकली जो है वो सारे प्रोविंसेस जो हैं वो उनको जो है वो स्ट्रॉन्ग करें ताकि उन्हें 80% शेयर के लिए ना देखना पड़े। तो फिर उसमें ये होगा कि वफाक से मसाइल लोगों के कम होंगे। अभी इरसा का भी जब मामला होता है पानी की तकसीम का, उसमें जब भी सिंध का चेयरमैन आता है, बाकी किसी सूबे का आ जाए तो लोगों को इतराज़ नहीं होता। सिंध का चेयरमैन आते ही कहते हैं कब इनके 2 लोग हो गए, क्योंकि ये एक रिवॉल्विंग जो है डेजिग्नेशन है, उसमें हर सूबे के लोग आते रहते हैं। लेकिन जब सिंध का आता है मसाइल हो जाते हैं। इसी तरह जब सिंध को पानी दिया जाता है तो सिंध में रबी की फसल पहले होती है तो हमें पहले पानी चाहिए होता है, तो वो उस पे भी मसले रहते हैं। तो ये वो मसले हैं जो वफाक के और छोटे सूबों के दरमियान रहेंगे। लेकिन उसको मैं दोबारा कहूँगी कि शायद हमारे पास ज़्यादा ही चैनल्स भी हो गए हैं और सोशल मीडिया का भी अपना एक मिजाज है, तो उसको ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों को ये नज़र आ रहा है कि 2 पार्टी के लीडर्स जो हैं वो इस बात पे तकरार कर रहे हैं या इख्तलाफ कर रहे हैं या उनमें मसाइल आए हैं कि वो अवाम के हक़ की बात कर रहे हैं। इस पे बात नहीं हो रही कि उन पे एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं झूठे और एक दूसरे पे मुकदमे की कोशिश की जा रही है। और अवाम के हक़ के लिए हमने सियासत शुरू की है और अपने हर एक पार्टी की ख्वाहिश होती है कि अगर उसकी किसी प्रोविंस में गवर्नमेंट है तो वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ले और ज़्यादा से ज़्यादा करे। जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो अब ये डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अक्टूबर में डिज़ोल्व करती हैं या अगस्त में ड्यू डेट पे डिज़ोल्व करती हैं या उससे पहले करती हैं, तो उसके हिसाब से जो टाइम बनेगा उस पर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये सवाल मुफ्ती साहब आपकी तरफ लेकर आ रही हूँ। अब ये वक्त से पहले भी असम्बली तहलील होने के चांसेस हैं? ज़्यादा चांसेस तो यही हैं, वो 1 हफ्ता अगर पहले तहलील हो जाए या 10 दिन, तो आपको इलेक्शन की तैयारी का ज़्यादा मौका मिलेगा, 90 दिन मिलेंगे। और अगर आप उसको ले जाते हैं आखिरी वक्त तक के लिए तो फिर आपको 60 दिन में इलेक्शन करने पड़ते हैं। तो हर एक सियासी आपको 1 महीना मतलब पूरा मिल गया ज़्यादा। तो हर एक सियासी जमात चाहती है कि मैं अच्छा गोल स्कोर करूं और ज़्यादा मेहनत करूं, तो वो तो चाहेंगे कि हम उस आईनी उस रियायत से फ़ायदा उठाएं और हम 90 दिन के लिए सोचें। तो खैर ये इतनी बड़ी बात नहीं है, 1 महीना पहले इंतखाब हुए या 1 महीना बाद में इंतखाब हुए, लेकिन बहरहाल सब ने ये तय किया है कि मसले का हल इंतखाबात। ठीक है। अभी यानी इलेक्शन कैंपेन भी हम देख रहे हैं ना कि सब ये जलसे और ये इलेक्शन कैंपेन बाकायदा शुरू कर दी गई है तमाम पार्टियों की जानिब से। थोड़ा सा फ़र्क है, ये 9 मई का जो वाक़या है इसको कैफिर इफ्तार तक पहुंचाने के लिए भी लोग इंतज़ार में तो है ना, इसलिए कि ये ऐसा वाक़या नहीं है जिसको बुला दिया जाए, तो वो उससे भी बहुत असर पड़ेगा सियासत। ये वो 9 मई के वाक़यात में किस तरह की सज़ा मिलती है, एक आदमी को मिलती है या कई को मिलती है या तमाम शुरा को मिलती है, और वो सज़ा किस नौयत की है, इलेक्शन में बरबैन है या किस तरह है। 12 ये फैसला तो जजेस करेंगे, लेकिन लोगों को ये इंतज़ार है। उसके बाद ज़्यादा कैंपेन ज़्यादा ज़ोर शोर से चलेगी इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ अहमद ओवैस साहब, अब आप इंतखाबात कब देख रहे हैं? लगता तो ऐसा ही है कि इंतखाबात जो है, जैसे अभी मुफ्ती साहब भी बात कर रहे थे कि शायद ये इलेक्शन के जो टोटल इनका पीरियड जहां ख़त्म होता है उससे कुछ दिन पहले ये डिज़ोल्व करके और 90 डेज का टाइम जो है अवेल करें। मालूम ऐसा ही होता है कि सूरत हाल है, क्योंकि इलेक्शन से मुफर तो है नहीं है ना, जितना भी डिले करेंगे इलेक्शन तो करवाना है, और जितना डिले कर रहे हैं उसके नुकसानात जो हैं अब सामने आ चुके हैं। IMF के साथ मामला देखिए, महंगाई देखिए, कोई गवर्नमेंट जब ओनरशिप नहीं कबूल करेगी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जब तक मामला सुधरते हुए नजर नहीं आते, तो इसलिए इलेक्शन जो है वो करवाने तो पड़ेंगे। और मेरा ख्याल है कि
आप अक्टूबर और नवंबर में समझिए कि ये इलेक्शन का टाइम होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा शहरा साहब आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। शहरा साहब ये जो नई पार्टियां बन रही हैं और बाकी जो पुरानी पार्टियां हैं वो बड़ी मुतहरिक हैं। इस इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नाम बहुत अच्छा है, लेकिन इस्तेकाम जो लफ्ज़ है, मैं कल खाकवानी साहब भी मेरे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में, साख खाकवानी, तो उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा था कि जो इस्तेकाम इसमें लफ्ज़ आ रहा है तो वो इस्तेकाम ही इनकी पार्टी के लोगों में थोड़ा सा मिसिंग नज़र आ रहा है। इस तरह कि जो लोग जिन चेहरों ने शिरकत की जब संगे बुनियाद रखा गया था, एक तो वो मुँह छुपा के बैठे हुए थे, आने का फ़ायदा क्या था, ना आते। उसके बाद फिर ये महमूद मौलवी साहब ने जो कहा कि भी हमने ज्वाइन तो करना ही नहीं था, हम तो बस वैसे ही गए थे। तो ये जब ज्वाइन ही नहीं करना था, वैसे ही गए थे, तो अब इस पार्टी के हवाले से भी लोगों के जहन में बहुत से सवालात हैं, कैसे देखती हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये कि ये सारे वो लोग हैं जो एक पार्टी को गैर मुस्तहकम करके गए, और इनके जो बयानात थे वो इंतहाई गैर मुस्तहकम थे। जब इन्होंने बयान दिए तो इन्होंने कहा हम पार्टी छोड़ रहे हैं, फिर दूसरा बयान इन्होंने दिया कि हम सियासत छोड़ रहे हैं, फिर तीसरा दिया कि हम ब्रेक ले रहे हैं। लेकिन वो ब्रेक तो मुझे ड्रामे का ब्रेक लगा। वैसे शैला साहब इससे लंबी ब्रेक तो हमारे स्कूल की ब्रेक नहीं होती थी। मुस्तहकम बयान थे, फिर वहां चले गए। मैं यही कह रही हूँ कि ये इंतहाई, एक तो एक पार्टी को गैर मुस्तहकम किया, इनमें इस्तेकाम नहीं था कि अगर आपने कुछ किया था उसकी ओनरशिप लेते, अगर ओनरशिप नहीं ली थी तो फिर आपने जो बयान दिया था कि हम सियासत छोड़ रहे हैं उस पर खड़े रहते, या हम ब्रेक ले रहे हैं उस पर खड़े रहते। तो पहली बात तो ये कि खुद इंतहाई गैर मुस्तहकम लोग हैं, और मतलब इनके अमल में किसी जगह खुद इस्तेकाम देना नहीं है किसी काम को। दूसरी बात ये है कि ये करने क्या गए थे आप? सीनियर सियासतदान हैं, आप समझती हैं चीजों को, आप आगे करने क्या गए थे? जब आगे के चेहरे छुपाए रखे शैला साहिबा, बहुत बेहतर था कि माजरत करते जाते ही ना। इनको नहीं पता था कैमरे की आंख इनको कैप्चर कर रही है और सब कुछ प्रोग्रामों में, न्यूज में चलेगा, तबसरे होंगे, तज्जिए होंगे। ये कर क्या रहे थे? क्या आपको लगता है कि ये जानबूझ के कर रहे थे? इनको नहीं पता था कि हम पर खबरें चलेंगी, लोग डिस्कशन करेंगे? अच्छी बात है कि वो गए और वहाँ पे उन्होंने अपना रिएक्शन बेजारी का दिया। और मैं ये समझती हूँ कि जो शख्सियात हैं उनमें एक दूसरे की एक्सेप्टेंस नहीं है। और तीसरी बात, मेरे साथ महमूद मौलवी साहब एक प्रोग्राम में थे और उनको पीटीआई के लीडर से ये इख्तलाफ था कि वो असेंबली में नहीं जाते और ये वो, लेकिन उन्होंने एक ऐसा इलेक्शन लड़ा और उसके इस इख्तलाफ के बावजूद उन्होंने वही किया जो कि वो लीडर चाह रहे थे। उन्होंने जाके ओथ नहीं लिया और उसके बाद वो बड़े मुतहर्रिक नज़र आए इमरान इस्माइल से बात करने में। इसके अलावा शाह महमूद तक के पास गए, फिर अली जैदी के पास भी वो गए, फिर फवाद तक गए, फिर खामोश होके बैठ गए। तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है उनकी शख्सियत। मैं बड़े इंटरेस्ट से उनकी मूवमेंट को देखती हूँ और मैं ये भी देखती हूँ कि किस तरह से और मैं ये भी देखती हूँ कि किस तरह से एक शख्स जिसने इलेक्शन तो लड़ा लेकिन फिर वो कभी अपने दूसरे लीडर्स से नहीं मिला जाके पंजाब वगैरह में, उसने कैसे एक स्मार्ट मूव की, सबसे मिला, सबको मनाया। ये बड़े सोचने की बात है। अरे स्मार्ट तो बहुत है शैला साहब, जरा मेंशन कर दो। ये 3-4 दिन पहले वो एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में बैठ के फरमा रहे थे कि जी उनकी मंगल के रोज उनकी मुलाकात होगी। वो फरमा रहे थे उनकी मुलाकात होगी, चैनल पे फरमा रहे थे, और मंगल के रोज़ परवेज़ खट्टक साहब से उनकी को मुलाकात होगी। तो मैंने परवेज़ खट्टक साहब से रब्ता किया और मैंने पूछा उनसे कि आपकी को मुलाकात हो रही? तो उन्होंने कहा मेरी कोई मुलाकात इन साहब से नहीं हो रही। फिर मैंने उनसे इजाज़त ली कि क्या मैं आपका नाम लेके बात कोट कर सकती हूँ? तो परवेज़ खट्टक साहब ने कहा मेरा नाम लेके कोट करें कि मेरी कोई महमूद मौलवी साहब से मुलाकात नहीं हो रही। अब मुझे आज तक ये बात समझ नहीं कि जब परवेज़ खट्टक साहब से मुलाकात नहीं हो रही थी तो महमूद मौलवी साहब ने इतने कॉन्फिडेंस से टीवी पे क्यों कहा?
मैंने आपसे कहा ना कि मुझे उनका कॉन्फिडेंस देखा है, जो उनकी बात सुनी है अपने साथ ब्रेक में। कॉन्फिडेंस तो बहुत है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि भाई ब्रेक तो ब्रेक होता है, क्या हुआ, थोड़ा सा ले लिया, ये लिया, तो वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है उनकी पर्सनालिटी। और देखें, अच्छा शहरा साहबा, मुझे मेरे पास आखिरी 2 मिनट है, मैंने सबके लास्ट कमेंट लेने। आपका लास्ट कमेंट जरा मेयर कराची पे मैं लेना चाहूंगी। ये जियाला मेयर जो बन गया है और बड़े एनर्जेटिक हैं, ये बड़े एंथुसियास्टिक भी हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं, यंग हैं। मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, अभी वो इख्तियारात का रोना, वो जो लाचार बेबस मेयर हमें वसीम अख्तर टाइप नज़र आते थे, अब वो रोना कोई नहीं रोएगा। तो आई एम श्योर कि भी सिंध में जो सिंध गवर्नमेंट है, जारी बात है आपकी गवर्नमेंट है, तो बड़ा ताउन होगा इनके साथ और ये बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे कराची में। जी, अभी जुलाई तक, अगस्त तक ही हमारी गवर्नमेंट है, लेकिन वो उससे पहले भी परफॉर्म कर चुके हैं। और जो रोना रोते थे, उन्होंने कभी चैलेंज नहीं किया अदालत में, बहुत कुछ चैलेंज किया, लेकिन एलोकेटेड बजट नहीं चैलेंज किया कि हमने कभी कम दिया, सिर्फ रोना ही रोया। ठीक है, ठीक, सही बजट मिलता था जो आइन के हिसाब से है, और सबसे ज़्यादा बजट मिलता है। ठीक है, लेकिन फिर भी रोते रहते थे ना। ठीक है, मुफ्ती साहब आपका लास्ट कमेंट। बस आदत होती है। लास्ट कमेंट तो ये है कि मईशत का मसला भी है और सियासी बेचैनी भी है, तो इंतखाबात ही मसले का हल है, इसको मौके पर होना चाहिए। और आने वाली हुकूमत फिर मीसाकी मईशत करे, इसलिए अगर ये हुकूमत करेगी उसके लिए मजीद वक्त आएगी तो कोई एतमाद नहीं करेगा। और आपने जो ये इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात की है, तो मैं समझता हूँ उनसे ज़्यादा उम्मीद न रखी जाए कि हर मौके पर ऐसा होता है कि जो हकीकी जमातें होती हैं उनका मैंडेट दबाने के लिए कुछ लोग आते हैं दोषों की तरह, और वो आकर आवाम की जो राय उसको बदल लेते हैं, और वो हर मौके पर मौजूद हो इस ताक कि उनको इशारा हो जाए कौन सी पार्टी में चला जाए। तो ये लोग अयूब खान के ज़माने से ये सफ़र उन्होंने शुरू किया, फिर ज़िया-उल-हक के ज़माने में भी थे जो नेजे की शक्ल में, फिर ये मुशर्रफ की छतरी में आए, फिर 90% तो मुस्लिम लीग नून थी, लेकिन 10% ये लोग मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास भी थे, और इमरान साहब के बाद ये 50% से ज़्यादा थे। अब वो लोग घूम रहे हैं एक नई तलाश में, एक नए खेमे की तलाश में है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये खाना बदोशों की ये हौसला शिकनी हो जाए और हकीकी सियासी जमातें अपना किरदार अदा करें और वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए ये आज़ाद उम्मीदवार ये खाना बदोशों से इस्तेफादा न किया जाए, तब जाके हम ठीक फैसले करेंगे और ये मुल्क और जमहूरी तौर पर आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है जी। अहमद उवैस साहब, तो हकीकी सियासी जमातें फिर अपना किरदार अदा करेंगी, आपका लास्ट कमेंट। जी, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि ये वक्त है इस बात को बड़ा सीरियसली सोचने का कि सियासी जमातें मिलकर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को, इस अदारे को मजबूत बनाएं। जब तक ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन अपने तौर पे मजबूत नहीं होगा, तो बाहर की तमाम फोर्सेस जो है इसके ऊपर इन्फ्लुएंस करती रहेंगी और इसको कमजोर से कमजोर तक ये होता चला जाएगा। और इसके लिए इनको एक ऐसा मुआहदा करना चाहिए, एक राउंड टेबल तमाम सियासतदान बैठे और बैठ के अपने इख्तलाफात को एक लिमिट बनाएं कि इस हद तक तो हम एक दूसरे के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन इस हद तक नहीं जा सकते कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशन कमजोर हो जाए और वो उसका इमेज जो है वो टार्निश हो जाए। ठीक है जी, ठीक है। अहमद उवैस साहब, शहरा रज़ा साहिबा और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, आप सबका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर अवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।